नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं कैरियर इंडिया एजुकेशन में। आज हिंदी की इस क्लास में हम लोकोक्ति और कहावतों पर चर्चा करने वाले हैं। लोकोक्ति और कहावतों से अगर देखा जाए तो एक से लेकर दो प्रश्न बनते ही हैं। यहाँ पर मैंने अभी मुहावरों को इंक्लूड नहीं किया है। मुहावरे जो हैं वो इसके बाद वाली क्लास में आएंगे। मुहावरों और लोकोक्ति और कहावतों की यदि हम बात कर लें तो तीनों ही अलग बातें होती हैं। हालांकि लोकोक्तियाँ और कहावत एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक जैसी होती हैं, पर मुहावरे बिल्कुल से ही अलग होते हैं। मुहावरों का जब क्लास लिया जाएगा या मुहावरों की जब क्लास होगी उस पर अपन विशेष रूप से अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर हम लोकोक्ति और मुहावरों में अंतर की बात जरूर करेंगे, ताकि सभी को ये मालूम पड़ जाए कि लोकोक्ति क्या है और मुहावरा क्या है। क्योंकि लोकोक्ति और मुहावरे से डायरेक्ट प्रश्न तो आता ही है, जिस पर अभी अपन चर्चा करने वाले हैं, पर घुमा के भी प्रश्न ये आ जाता है कि इनमें से क्या मुहावरा है और क्या लोकोक्तियाँ है। यहीं पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि यार ये मुहावरा है, ये लोकोक्तियाँ, ये कहावतें हैं। यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रश्न की जो प्रकृति होती है वो इस तरीके से आती है। देखिए, उन्होंने जैसे कि एक मुहावरा दे दिया, आंख चढ़ना या आंख आना। अब उसमें लिख दिया कि यह लोकोक्ति है या कहावत है। बताइए, मतलब लोकोक्ति है या फिर मुहावरा है या दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तब कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि यह लोकोक्ति है कि मुहावरा है। तो इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद कौन कौन सी प्रसिद्ध लोकोक्तियां हैं जो अक्सर बार बार रिपीट होती हैं, उन पर चर्चा करेंगे। और किन किन की आने की संभावना है, कौन कौन सी आ चुकी हैं, उन पर चर्चा करेंगे। और विशेष चर्चा कि ये जो लोकोक्तियां हैं इनका अपने आप में क्या मतलब होता है। दोस्तों, यदि आप लोगों को ये मालूम पड़ गया कि इस लोकोक्ति का अर्थ ये है और ये आई कहाँ से है, आई कहाँ से है उस स्थान से मेरा मतलब नहीं है, मतलब कि इसका पूरा सार क्या है, जब ये मालूम पड़ जाता है तो लोकोक्ति का अर्थ मालूम पड़ जाता है। कुछ लोकोक्तियां ऐसी होती हैं जो एक दूसरे से मेल खाती हैं, पर उनका जो अर्थ है वो अलग होता है। उनको भी यहाँ पर अपन ने रखा है। तो चलिए दोस्तों, अपन चालू करते हैं इस इंटरेस्टिंग क्लास को। और हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस समय पर जो पटवारी की क्लासें हैं लगातार चल रही हैं। आप लोग आएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें और जितना हो सके उतना फ़ायदा लें। इसके पहले अगर देखा जाए तो प्रबंधन की जो क्लास है वो ले ली गई है। 500 एमसीक्यू यानी 500 वन लाइन जो क्वेश्चन है वो अपन ने आज लिए। इसके पहले अगर देखा जाए तो 500 एमसीक्यू जो पार्ट 1 में था, पार्ट 2 डल गया है। तो प्रबंधन की क्लास और अपनी ये हिंदी की क्लास और सामान्य विज्ञान की क्लास, ये जो है इसमें चल रही हैं। इनको आप लोग आएँ और लें। हाँ, और हाँ दोस्तों, सुबह वाले को बिल्कुल भी मिस ना करें, जो सुबह 6 बजे करंट की क्लास डाल दी जाती है। क्योंकि आपके पटवारी में सामान्य अध्ययन अगर देखा जाए तो एक टॉपिक सामान्य अध्ययन से है, इसको मैं ज़्यादा पढ़ने की सलाह नहीं देता। लेकिन जो करंट से जुड़ी बातें हैं ना दोस्तों, उनको जरूर करें कि उनसे आपके लगभग में 8 से 9 क्वेश्चन आ जाएंगे। और बाकी सामान्य ज्ञान में तो आप उसमें अच्छे से कर ही देंगे, क्योंकि सामान्य ज्ञान अगर देखा जाए तो कुछ क्वेश्चन वो ऐसे डालते हैं जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। वो खतरनाक से मेरा मतलब वो किसी को ही नहीं आते। किसी का तुक्का लग जाए बाई चांस तो अलग बात है, अन्यथा वो किसी को नहीं आते। मेरिट के लिए वो ऐसे कुछ क्वेश्चनों को सामान्य ज्ञान में डालते हैं। लेकिन हिंदी जो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर देखा जाए प्रबंधन वो भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर अच्छे से कर लिया, नया जुड़ा हुआ है, जिसने इसमें अच्छे से पकड़ बना ली वो सिलेक्शन के अंदर हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम चर्चा कर लें सामान्य विज्ञान की, तो वो भी अच्छा सब्जेक्ट है। माना सामान्य विज्ञान जो है वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो जानते हैं कि उनकी अच्छी से तैयारी हो चुकी है, बस उनको अब रिवीजन की आवश्यकता है। तो यदि रिवीजन की जो बात है वो इसी में चल रहा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अपन चालू करते हैं इस वाली क्लास को। सबसे पहले ही फोकस करते हैं लोकोक्ति में। तो देखिए, यहाँ पर जो लिखा हुआ है पहले इसको समझ लेते हैं। इसको समझना दोस्तों बहुत जरूरी है। डायरेक्ट आप उदाहरण से पढ़ने लगेंगे, नॉर्मल सी गलती कराएंगे, एक नंबर जहाँ नीचे आ जाएगा 10,000 लड़के आप नीचे आ जाएंगे। तो पहले सबसे पहले उसकी नींव को पकड़ने की कोशिश करें। कोई भी सब्जेक्ट हो दोस्तों, अगर आपने उसकी नींव को पकड़ लिया, आपने उसके आधार को पकड़ लिया, तो आप समझ लीजिए कि आप गिरेंगे नहीं। जो बिल्डिंग होती है ना वो नींव पे रहती है। नींव यदि मजबूत है तो कभी कभार तो तगड़ा भूकंप भी आ जाए तो भी गिरती नहीं है। केदारनाथ को आप याद रखिए, नींव इतनी ज़्यादा मजबूत है कि वो हिलेंगे ही नहीं। तो अगर नींव अच्छी मजबूत है कोई भी सब्जेक्ट हो, तो वो अपने आप उसका जो अर्थ है ना वो निकाल लेंगे और कहीं ना कहीं सही करके आएंगे। 90% ये गारंटी होती है कि आप उसको सही कराएंगे। नींव ही कमजोर है तो ऐसे लोकोक्तियों को याद करते फिरेंगे और फिर ऐसे भी याद करेंगे ये लोकोक्ति है, ये मुहावरा है। अगर बेसिक चीज पकड़ ली तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप समझ जाएंगे लोकोक्ति क्या है। चलिए, लोकोक्ति का अर्थ लोक में प्रचलित उक्ति, समझिएगा। लोक में, लोक का मतलब होता है जग, है ना। लोक का मतलब जग होता है, ये तो सब हम जानते ही हैं। तो वो क्या कह रहा है कि लोकोक्ति का अर्थ लोक में प्रचलित उक्ति, लोक में प्रचलित उक्ति। जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष में, सुनिएगा, पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष में उद्धृत किया जाता है तो लोकोक्ति कहलाता है। इस पूरी लाइन को समझिए। जब कोई पूरा कथन, यानी कि एक पूरी घटना घटी, पूरा कथन हो गया, पूरा हो गया, उसको एक प्रसंग में छोटे से अर्थ में
बता दिया कि उसी छोटे से अर्थ में पूरा का पूरा आ जाएगा। समझ गए? एक पूरी घटना घटी या घटना के बाद कोई एक कथन है, उसको कथन में लिया और उस कथन को एक प्रसंग के रूप में, छोटे से प्रसंग के रूप में उद्धृत कर दिया, वही लोकोक्ति कहलाता है। उदाहरण अब है, उस दिन बात ही बात में राम ने कहा, मैं अकेला ही कुआं खोद लूंगा, मैं अकेला ही कुआं खोद लूंगा। इस पर सबों ने हंसकर कहा, व्यर्थ बकबक करते हो, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अब आप देखेंगे तो ये पूरा वाक्य है दोस्तों, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो इसका मतलब है कि ये जो लोकोक्ति होती है ये अपने आप में पूरा वाक्य होता है। क्या होता है? अपने आप में पूरा वाक्य होता है। ये तो ये वाली बात आप लोग बिल्कुल ना भूलें कि ये पूरा वाक्य होता है। अब यही अगर मैं मुहावरों के पास आ जाऊं तो जो मुहावरा होता है ना दोस्तों, वो वाक्य का अंश होता है। क्या होता है? वाक्य का अंश होता है। यहाँ अंतर आप लोगों को बता देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बाद जो क्लास आएगी वो मुहावरों की ही आएगी। दोनों टॉपिक अलग हैं, इस बात को भी समझ लें, मिलते जुलते हैं पर अलग हैं। ठीक, अब हो गया लोकोक्ति का प्रयोग। अब यहाँ देखना, यहाँ अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है कि एक व्यक्ति के करने से कठिन काम पूरा नहीं होता। ये इसका अर्थ निकल कर आया। अब ये लोकोक्ति कब कही गई इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये कभी कही गई होगी, फिर ये धीरे धीरे सब लोगों के पास में आने लगी, धीरे धीरे ये प्रचलित हो गई और अंत में जाकर ये लोकोक्ति बन गई, यानी लोक में प्रसिद्ध उक्ति। एक तरीके से कि यह सही भी है, ऐसा अधिकतम जगह पे यदि फिट कर दिया जाए तो होता है। आप कोई भी काम है, मान लीजिए आपने कोई संगठन किया, आप संगठन चला रहे हैं, वहां भी बोल सकते हैं आप अकेले ही हैं। अब अकेले ही आपने मैनेज करने की काम कर लिए, अकेले ही आप भर्ती कर रहे हैं, अकेले ही आप इसको देख रहे हैं, तो आप तो पागल हो जाएंगे। तो वहां पर क्या प्रसिद्ध, क्या बोल दिया जाएगा? अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, मतलब कि अकेला व्यक्ति इतने बड़े संगठन को नहीं चला सकता। तो हमने क्या चीज सीखी यहां से? हमने दो चीजें सीखी। पहला तो ये समझ गए कि लोकोक्ति और मुहावरों में बेसिक डिफरेंस क्या है, कि लोकोक्ति पूरा वाक्य होगी, किसी ना किसी घटना से जुड़ी होती है, और ये पहले से ही आती हुई एक तरीके का प्रसंग है, जो पूरा कथन होता है उसका एक प्रसंग के रूप में। ये वाली बात हमने पहली सीखी कि लोकोक्ति क्या होता है। लोकोक्ति जो होता है, लोक में प्रसिद्ध उक्ति होगी, जो कि एक तरीके से मुहावरे से अलग होती है, क्योंकि पूरा वाक्य होता है, मुहावरा वाक्य का अंश होता है। अब कुछ और अंतरों को देखते हैं दोस्तों। अब जो बेसिक अंतर है ये देखा जाए कि जो लोकोक्तियां हैं ना, वो दरअसल किसी कहानी अथवा किसी चिर सत्य से जो पुराने होते हैं के आधार पर बने हुए पूरे वाक्य जो होते हैं ना के रूप में होती है। इनमें जीवन का एक तरीके से विस्तृत अनुभव भी समाविष्ट होता है। याद रखिए क्या होता है? जीवन का, है ना, जीवन का एक अनुभव भी इसमें समाहित होता है। जीवन का अनुभव, ये महत्वपूर्ण है, इसमें याद रखिएगा। पूरा अनुभव तो होता ही है, आप देखिए वो अनुभव तो है। इसके पहले जब वो कुआं खोद रहा था, अब वो खोद नहीं पाया, तो अकेला व्यक्ति कुआं नहीं खोद सकता, या फिर अकेला व्यक्ति झाड़ नहीं फूंक सकता। तो ये एक तरीके से पूरा का पूरा एक अनुभव होता है ना। इनके प्रयोग में यदि देखा जाए तो ये सौंदर्य युक्त होंगी, स्पष्ट होंगी, एक एक तरीके से जानदार हो जाती हैं, है ना, स्पष्ट होंगी, सौंदर्य युक्त होंगी, मतलब एक उससे पूरा अर्थ आप निकाल लेते हैं। पर ऐसा दोस्तों मुहावरों में नहीं होता। ठीक, एक तो ये वाली बात हो गई। अब हम दूसरे वाले पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट कहता है कि लोकोक्ति लोक में प्रचलित उक्ति होती है, जो भूतकाल का लोक अनुभव लिए होती है। ये भूतकाल से जुड़ी होती है। किससे? भूतकाल से जुड़ी होती है, यानी कि जो आपका भूतकाल है, किसी का भी भूतकाल हो, उससे जुड़ी हुई होती है। दूसरी बात अगर हम देखें तो ये अनुभव भी लिए होती है। जबकि मुहावरा जो होता है ना, वो रूढ़ अर्थ के लिए प्रसिद्ध होता है। मुहावरा किसके लिए होता है? मुहावरा रूढ़ अर्थ के लिए, मुहावरा रूढ़ अर्थ के लिए। ठीक है, ये हो गई इसकी दूसरी बात। अब अपन आते हैं इसकी तीसरी बात पर, कि लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, जबकि मुहावरा वाक्य का अंश होता है। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। इसके अलावा लोकोक्ति का प्रयोग स्वतंत्र पूर्ण इकाई के रूप में होता है। ये स्वतंत्र ही इस्तेमाल होती हैं। कैसे? स्वतंत्र पूर्ण इकाई के रूप में, यानी कि कोई भी ऐसी घटना घटी या कोई भी ऐसा आपने प्रसंग देखा, सॉरी, आपने सामने कोई एक ऐसा देखा और आपने इसका प्रयोग कर दिया। लेकिन अगर देखा जाए तो मुहावरा इस तरीके से प्रयोग नहीं होता। मुहावरे को कहीं ना कहीं जोड़ देना पड़ता है। मुहावरा अकेला प्रयोग नहीं होता, वो कहीं ना कहीं जुड़कर ही प्रयोग होता है। प्रयोग करके देख लीजिए, है ना। अब अपन आते हैं चौथे नंबर पर, कि लोकोक्ति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। याद रखिएगा, लोकोक्ति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, जबकि मुहावरे में वाक्य के अनुरूप परिवर्तन भी हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि लोकोक्ति में परिवर्तन नहीं होता, लोकोक्ति में परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, नहीं होता, जबकि
नहीं होता, जबकि मुहावरे में हो जाता है। आप लोग लिख लीजिएगा, है ना, मुहावरे में हो जाता है वाक्य के अनुरूप। अंतिम बात और करेंगे दोस्तों, लोकोक्ति किसी बात के समर्थन, विरोध, खंडन के लिए प्रयोग में लाई जाती है, जबकि जो मुहावरा होता है वो वाक्य में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए लाया जाता है। देखिए कितनी अच्छी बात है कि लोकोक्ति किसी बात के समर्थन, विरोध, खंडन के लिए प्रयोग में आएगी। समर्थन होगा उसमें, या विरोध होगा, है ना, विरोध होगा या खंडन होगा। एक तरीके से हम देखें तो इसमें निर्देशन भी है ना, कि निर्देश दे रहे हैं एक तरीके से, अब आप लें अथवा नहीं लें लेकिन बता रहे हैं। लेकिन जो मुहावरा होता है ना, वो वाक्य में क्या करता है, चमत्कार उत्पन्न कर देता है, चमत्कार उत्पन्न कर देता है और उसको प्रभावशाली भी बनाता है। अब ये पूरी बातें अपन ने पढ़ ली, समझ ली। अब अपन एक एक को उठाते हैं, लोकोक्ति को, और देखते हैं दोस्तों। इसकी दूसरी वाली जो क्लास होगी वो होगी अपनी किसकी, मुहावरों की। हाँ दोस्तों, मैं शुरुआत में कहना भूल गया, आप लोगों को यदि इसकी पीडीएफ प्राप्त करना हो तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि टेलीग्राम से जुड़ने के बाद आपको जो पीडीएफ है ना वो उसी में प्राप्त हो जाएगी। इसकी भी प्रबंधन की क्लास चल रही है उसकी भी मिलेगी, साइंस की जो चल रही है उसकी भी मिलेगी, और जो कंप्यूटर की अब शुरू होने वाली हैं उसकी भी आपको पीडीएफ इसमें प्राप्त हो जाएगी। चलिए अब यहाँ से अपन चलते हैं। हंस थे सो उड़ गए, काग भयो दीवान। इसमें का जो अर्थ होता है वो होता है नीच का सम्मान, नीच का सम्मान, यानी कि जो निम्न कोटि का व्यक्ति है, कुटिल है, चालाक है, बेकार है, उसका सम्मान इसके लिए कहा जाता है। जैसे कि हंसा थे जो उड़ गए, कागा भय दीवान। हंस जो थे बेचारे वो उड़ गए हैं, और काग, आपने देखा होगा कि हंस की तुलना यदि कौवे से की जाए तो हंस को हम हमेशा अच्छा मानते हैं, तो वो तो उड़ गए, और जो कौवे बचे तो वो हो गए दीवान। दीवान के यानी वो मस्त हैं बड़ी आराम से, तो इसका मतलब होता है नीच का सम्मान। हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, ये होता है बेमौका। क्या होता है, बेमौका, यानी कि बेमौका, आप बैठे हुए हैं, एकदम से आप बड़ी आराम से बैठे थे, एकदम से आप कुछ ऐसा कार्य कर रहे थे जो नहीं करना चाहिए, लेकिन इतने में ही आपके टीचर आ गए, तो ऐसे समय पर अपन क्या कहेंगे, हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत। काम बढ़िया कर रहे थे, टीचर ने देख लिया, घर में शिकायत कर दी, तो वो क्या हो जाएगा, बेमौका। आप देखते जाइएगा, सबका अपने आप में पूरा मतलब है। हाथी के दांत दिखाने की और खाने की ओर, इसका तो आप लोग कई बार प्रयोग करते हैं, हम सभी करते हैं। तो बोलना कुछ और करना कुछ। आप लोगों के अगल बगल में ऐसी बहुत सारे आपके रिश्तेदार रहते होंगे या आपके पड़ोसी रहते होंगे जिनके लिए ये मुहावरा एकदम क्लियर बैठता है कि हाथी के दांत दिखाने की ओर है और खाने की ओर। प्रयोग करते चलिए दोस्तों, प्रयोग करते चलेंगे तो तुरंत याद होते जाएंगे। मैं रटने की कभी सलाह नहीं देता, आपने शुरुआत में ही देख लिया होगा कि यदि आप रटेंगे तो आप तोता तो है नहीं है, कितना रटेंगे भाई, कोर्स बहुत ज़्यादा है, समझ लेंगे सब चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। हाथ कंगन को आरसी किया, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आता है ये अक्सर। हाथ कंगन को आरसी किया, बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं। इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या, तो ये होता है हाथ कंगन को आरसी क्या। ठीक, आगे चलते हैं। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, इसका भी आप उपयोग करते हैं। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, चलिए इसको अपन प्रयोग करके देते हैं। पहले तो इसका अर्थ समझते हैं, सिधाई से काम नहीं होता। मान लीजिए आपको भारत जैसे देश में अपना कोई भी सरकारी काम करवाना हो। अब सरकारी काम भारत देश में करवाने का मतलब आप जानते हैं ना, कि या तो पैसा लगेगा या आपका जैक हो, जैक का मतलब आप पावर में हो। यदि दोनों आपके पास में नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, आप दोनों में से किसी एक का सहारा लेंगे। जो सहारा आप लेंगे तो उस समय आप इसी मुहावरे का, या सॉरी माफ करिएगा, इसी लोकोक्ति का प्रयोग करेंगे कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, टेढ़ी करनी ही पड़ती है, तो ये वहां आ जाएगा। सांप मरे पर लाठी ना टूटे, अपना काम हो जाए और कोई हानि भी ना हो। अब ये कहाँ पे अपन प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप पटवारी का एग्जाम दे रहे हैं, अब आप सोच रहे हैं कि सांप मरे पर लाठी ना टूटे, यानी कि पटवारी में सिलेक्शन तो हो जाए पर मेहनत नहीं करनी पड़े, मतलब काम तो हो जाए और कोई हानि भी ना हो, रातों में जगना नहीं पड़े, तो ये तो असंभव कार्य है पटवारी के लिए, है ना। लेकिन इसका अर्थ क्या होता है, यही, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो इसको मत भूलिएगा, अपना काम हो जाए और कोई हानि भी ना हो। 70 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, अब इसके लिए अपन प्रयोग देखें तो जन्म भर बुरा करके अंत में धर्मात्मा बनना। आपने देखा होगा दोस्तों, बहुत सारे नेताओं को 21-21 उनके ऊपर अपराध केस हैं, उसके बाद वो बढ़िया आराम से बने हुए हैं, अब घरों में लगे हैं यज्ञ करवाने के लिए, गंगा नहाने के लिए, चारों धाम कराए। हमारे परिवार में भी अगर देखा जाए, या सभी के परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं, जीवन भर तो उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया, और जब अंतिम रूप से आए तो कहने लगे भैया भागवत सुन लो तो बढ़िया मोक्ष मिल जाएगा। तो
ऐसा संभव तो है नहीं है। तो ये यहीं के लिए कहा गया है कि 70 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये आपको याद हो गया होगा कि जन्म भर बुरा करके अंत में धर्मात्मा बनने की प्रयास या करना या कोशिश करना या बनना। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इनका यही मतलब होता है और यही आपको याद करना है और इन्हीं से रिलेटेड उसमें आएगा। तो मैंने दो प्रकार से बताया था आपको प्रश्न। एक तो ये आता है कि भैया बता दें मुहावरा है या लोकोक्ति है, एक तो ये वाली बात आ जाती है। और एक बात और आ जाती है, वो ये आ जाती है कि इनमें से इनका मतलब क्या है। तो फिलहाल अपन मतलब को समझ रहे हैं, मुहावरा लोकोक्ति में अंतर अपन ने पहले समझ लिया। अब जब अपन मुहावरे की क्लास चालू करेंगे ना दोस्तों, तो मुहावरे बहुत सारे होंगे, वो क्लास भी बड़ी होगी। तो उस वाली क्लास में आपको क्लियर से सबको समझ आ जाएगा कि यार मुहावरा क्या है। आप एक बार में देख के बता देंगे कि नहीं भाई ये तो लोकोक्ति है कि ये मुहावरा है, तो एक नंबर तो आपका ये क्लियर हो जाता है। और बाकी अर्थ तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, उससे आप लोग इसको याद करते हुए चलिए, वो भी मस्ती के साथ। सब धान 22 पसेरी, सब धन 22 पसेरी, अच्छे बुरे सबको एक समान। एक तरीके से देखा जाए तो ये उनके लिए, आपने इतिहास में एक नाम सुना होगा, राजा रणजीत सिंह, अक्सर उनके लिए ये वाला शब्द प्रयोग किया जाता था। वो बोलते थे कि मैं अपनी जनता को एक आंख से देखना पसंद करता हूँ, एक आंख से। कारण ये था कि ये भी एक तरीके से लोकोक्ति ही है कि अगर मैं दो आंख से देखूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई एक जनता है, जैसे दो लोग हैं तो एक के लिए मैंने अच्छा कर दिया, एक के लिए गलत कर दिया, मैंने सबको एक समान देखता हूँ। तो वहीं से ये वाला शब्द भी है, अगर आप उसको कनेक्ट करेंगे। सब धन 22 पसेरी, यानी सब अच्छे बुरे जैसे भी लोग हैं उनको सभी को एक समान से देखना। लेना देना 22.5, लेने देना 22.5, ये किन के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों? घर में जो हमारी महिलाएं हैं, है ना, जैसे कि हमारी मम्मी हो गई या हमारी जो सिस्टर वगैरह हो गई, अक्सर उनके लिए ये ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। वो लोग बुरा ना माने, ये एक हंसी वाली बात है। सिर्फ मोल तोल करना, आप लोगों ने देखा होगा, आप कभी मार्केट भी गए होंगे, किसी भी दुकान में चली जाएंगी और दुकान में जाने के बाद सिर्फ उनका एक ही काम होता है, ये इतने का दे दो, ये इतने का दे दो। और ये कार्य चलेगा कब तक? 1 घंटे तक। अंत में लास्ट में क्या होगा? अंत में कोई भी सामान लिया नहीं जाएगा और वो बाहर आ जाएंगी। और ऐसा एक दुकान में नहीं होता है दोस्तों, ऐसा होता है 2 से 3 दुकानों में। और यदि आप लोग इस समय उनके संग में जाते हैं बाहर इस तरीके का जो भी मार्केटिंग है ये सब करने के लिए, तो अभी ना जाएं, क्योंकि पटवारी का आपका पेपर है। और यदि आप रोज इसी तरीके से गए तो आपके 3 से 4 घंटे जो है वो खराब हो जाएंगे। हफ्ते में 1-2 दिन भी चले गए तो भी आपके खराब हो जाएंगे, और उनको लेना देना कुछ होता नहीं है। तो ये वहीं से है, लेना देना 22.5, सिर्फ मोल तोल करना। क्लियर? आप लोग समझ गए होंगे। लूट में चरखा नफा, मुफ्त में जो हाथ लगे वही अच्छा। मुफ्त में, ये मुफ्त है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। फा है आधा, मुफ्त में जो हाथ लगे वही अच्छा। लूट में चरखा नफा, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कभी कभार, जैसे जो पुलिस वाले होते हैं वो लोग क्या करते हैं, कभी किसी, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कभी कभार कोई गाड़ियां पलट जाती हैं, है ना, जैसे ट्रक किसी का पलट गया। अब मान लीजिए कोई ट्रक है, तो ट्रक पलट गया। अब ट्रक किसका था? पेट्रोल का ट्रक था। तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे आसपास के गांव के लोग आते हैं अपना अपना सामान लेके और अपना अपना पूरा वो पात्र लेके उसमें से पेट्रोल ले जाते हैं। तो ये वहां के लिए है कि लूट में चरखा नफा, यानी मुफ्त में जो हाथ लग रहा है वो अच्छा है, बढ़िया है भैया, ले जाओ। तो इसका जो अर्थ है उसको अच्छे से याद रखिएगा आप लोग, आता है ये याद रखिए, क्योंकि ये जो वाक्य है ना, ये जो पूरा वाक्य है इसको आदमी समझ नहीं पाता, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बता दिया। अर्थ है मुफ्त में जो हाथ लगे वही अच्छा। लश्कर में ऊंट बदनाम, यानी दोष किसी का और बदनामी किसी की। दोष किसी का और बदनामी किसी की, तो इसका अर्थ क्या हो जाता है दोस्तों? लश्कर में ऊंट बदनाम, यानी कि दोष किसी और का हो गया और बदनामी किसी और की हो गई। मान लीजिए विनोद ने आम चोरी किए और चोरी करने के बाद में सुरेश के यहाँ रख दिए। अब भैया विनोद जो है, काम किसने किया है? विनोद ने। फंस कौन गया है? सुरेश। तो दोस्त तो विनोद का है पर बदनामी किसकी हो गई? बेचारे सुरेश की। वो भी किसके चक्कर में? आम के चक्कर में। हालांकि विनोद ऐसा कर देता है, ठीक। चलिए, रोग का घर खांसी, रोग का घर खांसी, झगड़े पर हंसी, इसका मतलब क्या होता है? अधिक मजाक बुरा। किसी के साथ भी अधिक मजाक नहीं करना चाहिए। आप ज्यादा मजाक करेंगे तो सामने वाला बुरा भी मान सकता है। हो सकता है दोनों के बीच में लड़ाइयाँ भी हो जाएं, लड़ाइयाँ इतनी ज्यादा आपस में हो जाएं कि लात घूंसे भी चल जाएं। इसलिए अधिक मजाक बुरा होता है। रोग का घर खांसी, झगड़े पर हंसी, इसका मतलब ये होता है। प्रॉपर यही मतलब है दोस्तों, याद रख लीजिएगा, ठीक है। आप बस देखते चलें, जहां आपने 1 से 2 बार इस वीडियो को देखा
आपको सब का सब याद होता हुआ चला जाएगा। रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई, ये भी आप लोग उन व्यक्ति के लिए बोलते हैं कि जो ज़्यादा अपने आप को हीरो समझता है, सुपर समझता है, उसकी हालत हो गई डाउन, लेकिन फिर भी वो अपनी अकड़ में है, तो ये उसके लिए कहा जाता है। तो अर्थ क्या हो गया दोस्तों, बुरी हालत में पढ़कर भी अभिमान को ना त्यागना, बुरी हालत में पढ़कर भी अभिमान को ना त्यागना। चलिए रामायण में आ जाइए, रामायण के प्रसंग को उठाते हैं। रावण जो था दोस्तों, आप जानते हैं रावण के लिए, रावण के पुत्र मेघनाद भी समाप्त हो गए, उनका भाई कुंभकर्ण भी चला गया, विभीषण ने भी मुख मोड़ लिया, फिर भी रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई, यानी रावण ने झुकना पसंद नहीं किया, मरना पसंद किया। तो यहीं पर बोलते हैं कि बुरे हालात में पड़कर भी अभिमान को ना त्यागना, यही होता है रस्सी जल गई पर ऐठन ना गई। याद रहेगा, भूलेंगे तो नहीं। मंगनी के बैल के दांत नहीं देखे जाते, मुफ्त मिली चीज पर तर्क व्यर्थ है। ये देखिए यहां पर भी मुफ्त है, याद रखिएगा, टाइपिंग में दोस्तों कभी कभार गलती हो जाती है ना। मंगनी के बैल के दांत नहीं देखे जाते, तो क्या है, मुफ्त मिली चीज पर तर्क व्यर्थ है। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास में कोई व्यक्ति आता है और आपके लिए अपने मन से बड़ी आराम से मिठाई के 2 डिब्बे दे जाता है। अब आप कहने लगे यार इस मिठाई में तो भाई साहब शक्कर की कमी है, क्या कहने लगे, शक्कर की कमी है। तो उस समय कौन सी लोकोक्ति प्रयोग में होगी कि मंगनी के बैल के दांत नहीं देखे जाते, कि एक तो बढ़िया मुफ्त में आपको चीज मिल गई, ऊपर से आप उसका वो कर रहे हैं, उसमें वो निकाल लगी इसमें शक्कर की कमी है, कि इसमें गुलकंद नहीं है ना, कि इसमें वर्क नहीं चढ़ा गोल्ड का, तो ये सब गलत है। जो मिल गया उसको रख लें, मुफ्त में मिली चीज पर तर्क व्यर्थ है। क्लियर। मानो तो देव नहीं तो पत्थर, विश्वास ही फलदायक है। इस पर तो अपन चर्चा करेंगे ही दोस्तों। मानो तो देव नहीं तो पत्थर इंपॉर्टेंट है, आता है। मान लीजिए आपके सामने पत्थर है और एक जगह शिव जी की मूर्ति रखी है। देखा जाए तो शिव जी की मूर्ति में भी वही पत्थर लगा हुआ है, पर आप उस मूर्ति पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और उसकी पूजा भी करते हैं। और एक पत्थर शिव जी की मूर्ति में अगर देखा जाए तो मूर्ति के पास जाने में पहली सीढ़ी पे भी लगा हुआ है, तो एक पे तो आप लात रख रहे हैं और दूसरे की पूजा कर रहे हैं। तो यही तो विश्वास है ना, यही तो विश्वास है। यदि हम उनको देव नहीं माने तो विश्वास नहीं हो सकता, लेकिन हम चूंकि मानते हैं उनके लिए, तो वो जो है वो देव हैं, वो पत्थर नहीं है। तो यहीं पर है, इसका मतलब अर्थ ये होता है कि विश्वास ही फलदायक होता है। ठीक, समझ गए होंगे। मोहरों की लूट कोयले पर छाप। अब सुनिए, मोहरों की लूट और कोयले पर छाप, मूल्यवान वस्तुओं को छोड़कर तुच्छ वस्तुओं पर ध्यान देना। अब इसका अर्थ ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अब उस व्यक्ति को ऐसे समझिएगा आप, है ना। एक व्यक्ति था नेपाल का, इस कहानी को समझिएगा, ये अच्छे से याद हो जाएगा। नेपाल का एक व्यक्ति है, आप लोगों को पता है कि नेपाल के जो व्यक्ति होते हैं उनको चौकीदारी काफ़ी पसंद होती है। मतलब वो चौकीदारी की जो जॉब होती है ना उसको ज़्यादा करते हैं, एक तरीके से गार्ड की नौकरी पे ज़्यादा वो लोग ध्यान देते हैं। भारत आते भी इसीलिए हैं बहुत सारे, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते तो वो आते हैं भारत में गार्ड की नौकरी करने के लिए। तो चूंकि अब वो भारत में आए, अब उनके सामने भगवान जी आए, भगवान जी ने बोला कि बता भैया तेरे को क्या चाहिए। शिव जी भगवान आ गए तो उनने बोला कि क्या चाहिए बता दे। तो बंदा पता है क्या बोलता है, वो उनसे बोलता है कि भगवान जी ना मेरे को आप ताजमहल का गार्ड बना दो। मतलब आप समझे, मुझे क्या बना दो, ताजमहल का गार्ड बना दो, ताजमहल का चौकीदार बना दो। मैं परेशान हो गया इस बिल्डिंग का चौकीदार बने बने, अब मुझे बनना है तो ताजमहल का चौकीदार बनना है। यानी कि उसके दिमाग में चौकीदारी से ऊपर बात ही नहीं आई, वो चौकीदारी से ऊपर कुछ मांग ही नहीं रहा, उसको बनना है तो सिर्फ चौकीदार बनना है। जगह चेंज हो जाएगी, ताजमहल का बनना उसको ज़्यादा पसंद है। तो यही है, मोहरों की लूट कोयले पर छाप, मूल्यवान वस्तुओं को छोड़कर तुच्छ वस्तुओं पर ध्यान देना। अब सामने शिव भगवान है, वो कह रहे हैं भैया मांग ले क्या चाहिए तेरे को, तो वो उन पर ध्यान ही नहीं दे रहा, उसको पसंद वही है, चौकीदारी ही। तो ये यहाँ से आपको अब याद रहेगा, कहानी मैंने आपको बताई है, कहानी से आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। माले मुक्त दिले बेरहम, मुफ्त मिले पैसों को खर्च करने में ममता ना होना। ये बिल्कुल होता है दोस्तों। 2 नंबर के जो व्यक्ति होते हैं आप लोग देखते होंगे, बड़े भौकाल से निकलते हैं, चैन वैन डाले रहेंगे, बढ़िया गाड़ी में उनके साथ में 2-2 4-4 आदमी रहेंगे, दिन भर उनके पास में आदमी रहते हैं, दिन भर पैसे खर्च कर रहे हैं। वो दरअसल 2 नंबर का पैसा है, और 2 नंबर का पैसा रिस्क पे आता है। तो रिस्क तो उनने ली, लेकिन पैसा चूंकि ज़्यादा आ गया, अब चूंकि वो पैसा तो मुफ्त में मिल गया है, तो उसको खर्च करने में उनको कोई ममता नहीं होती। अब जिसने बेचारे ने बहुत अच्छे से उसने कमाया हो एक एक करके, और उसने दिन रात मेहनत की हो, तो वो उसको खर्च करता ही नहीं है, वो सोचता है कि इसका सही उपयोग कर लिया जाए।
पर वो व्यक्ति क्या करेंगे, दुरुपयोग कर देंगे। तो इसका मतलब वहां से समझ लीजिएगा। मार मार कर हकीम बनाना, जबरदस्ती आगे बढ़ाना, इसको समझिए दोस्तों। ये आता है और आया हुआ भी है, इंपॉर्टेंट है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, अच्छे से कर लीजिएगा। किताब में अपनी जो भी आप नोट्स वगैरह बनाते हैं उनको आप लोग बनाते हैं तो बढ़िया है, और नहीं बनाते हैं तो सलाह दूंगा दोस्तों उनको बनाने लगिए। चलिए, मार मार कर हकीम बनाना यानी कि जबरदस्ती आगे बढ़ाना। आप लोगों ने देखा होगा आजकल के जो माता पिता है ना, वो बच्चे पैदा हुए नहीं कि वो 3 से 3.5 4 साल के हुए नहीं कि जबरदस्ती उनको स्कूल और कोचिंग भेजना चालू कर देते हैं। वो ये सोचते हैं कि हम इनको मार मार के पढ़ा लेंगे, लेकिन ये गलत है। वो मार मार के पढ़ा तो लेंगे, बच्चा उस समय तो आपका पढ़ लेगा, हो सकता है वो रट भी ले, ABCD 1 2 3 और कुछ टेबल वगैरह वो रट भी ले, लेकिन उसका जो मानसिक विकास है ना, वो रुक जाएगा। वो हमेशा डर के पढ़ेगा, उसका पढ़ाई के प्रति कभी एक तरीके से मन ही नहीं होगा। पढ़ाई को वो कभी भी इंटरेस्टिंग या आश्चर्यजनक से या खुश होकर कभी पढ़ेगा नहीं। वो हमेशा इसी डर में रहेगा कि पढ़ लो नहीं तो कुछ कर नहीं पाएंगे, पढ़ लो कहीं ऐसा ना हो फेल हो जाएं। पढ़ाई कोई ऐसी चीज़ थोड़ी ना है कि यार कि हम इस डर से पढ़ें कि यार कहीं फेल ना हो जाएं। और आजकल है, आप देखिएगा भारत की जितनी भी जगह पर है, सभी जगह है, लोग सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि वो फेल ना हो जाएं। अब आप बताइए, पढ़ा इसलिए जाता है कि हमें कुछ ज्ञान मिले, जानकारी मिले, हम आगे बढ़ें, है ना। क्योंकि शिक्षा तो आप जानते हैं कितना जरूरी है, पर वो सिर्फ इसीलिए पढ़ रहा है कि फेल ना हो जाए। तो इसीलिए उसके अंदर का जो एक तरीके से जो उसकी रचनात्मकता है ना दोस्तों, वो दब जाती है। तो इसीलिए सभी लोगों को सलाह है, जितने लोग अगर सुन रहे हो तो कभी भी बच्चों को इस तरीके से ना करें। तो इसका आप यहाँ से समझिए कि मार मार कर हकीम बनाना, बच्चों को मार मार के हकीम बनाने की कोशिश बिल्कुल ना करें, उनको ज़बरदस्ती आगे मत बढ़ाएं। वो अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई हैं, अपने आप आगे बढ़ेंगे। जिनके अंदर जो भी प्रतिभा होगी वो अपने आप निखर कर आएगी। हाँ, यदि आपने मार मार के हकीम बनाने की कोशिश करी तो वो जो उनकी प्रतिभा है ना दोस्तों, वो और दब जाएगी, और आपका जो डर है उनके प्रति वो ऊपर आ जाएगा। आप लोगों को पता है डर के तो कोई काम होते नहीं है, मस्ती से होते हैं, उत्साह से होते हैं, निर्भयता से होते हैं। डर कर कभी कोई काम नहीं होता। डर कर तो बस एक तरीके से देखा जाए तो प्रेशर दिया जाता है कि हाँ भाई चल रहा है काम। आगे चलते हैं। मेंढक को भी जुकाम यानी ओछे का इतराना। अब ओछे व्यक्ति को तो आप समझते हो, ओछे का व्यक्ति का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा कुटिल टाइप का है नीच टाइप का है, ओछा व्यक्ति, और दूसरे के प्रति हमेशा घृणा के बारे में सोचता है, ऐसा व्यक्ति ओछा कहलाता है। तो कह रहा मेंढक को भी जुकाम यानी ओछे का इतराना, यानी ओछा जो होता है ना नीच, अब उसमें इतराने की तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो इतरा रहा है इसीलिए क्योंकि वो ओछा है। तो इसका मतलब होता है मेंढक को भी जुकाम। ऐसे आपने बारात बारात में अक्सर देखे होंगे, बारात में, शादियों में कभी आप गए होंगे तो आप लोगों ने देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे आदमी होते हैं कि जो नॉर्मल तो रहेंगे, लेकिन बारात और शादी के समय तो वो ऐसे सच के आ जाएंगे जैसे कि इसी की शादी हो रही है, दूल्हा यही है, इसी को बिठा दो स्टेज पे। ऐसे देखे होंगे बहुत सारे आपने, तो वही है ओछे व्यक्ति। और नहीं देखे हो तो कभी गौर करिए, कभी कोई शादी करी हो, बहुत सारे ऐसे दिख रहे होंगे, सबसे आगे आगे नेताजी बनते फिरेंगे वो लोग, अरे हम करवा रहे ये काम, हम करवा रहे ये काम। तो यही है वो ओछे व्यक्ति। चलिए, मुंह में राम बगल में छुरी, इसको बोलते हैं कपटी। इसको क्या बोलते हैं, कपटी। इतना ही इसका जो है आंसर है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आता है कि मुंह में राम बगल में छुरी, इसका मतलब क्या होता है, कपटी। कपटी लोगों से दूर रहें, इसको तो आप लोग समझ ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अक्सर बोलते हैं। मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी हृदय पवित्र है तो सब कुछ ठीक है। इसको जरूर अपन इस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, आता है मन चंगा तो कटौती में गंगा। आप लोगों ने देखा होगा, सुना भी होगा, समझा भी होगा कि कभी कभार सामने हमारे ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जो हमसे परिवर्तित नहीं हो पाती। वो परिस्थितियां दरअसल समय के बाद ही, या उनका समय ऐसा रहता है कि जब समय उनका आएगा तो वो अपने आप में परिवर्तित हो जाएंगी। पर कुछ लोग उसमें धैर्य खो देते हैं, कुछ लोग उसी समय पर भी अपनी मेहनत करते रहते हैं, कुछ लोग उन परिस्थितियों से दूर खड़े हो जाते हैं। जो व्यक्ति उन परिस्थितियों से दूर हट के खड़ा हो जाता है और अपनी मेहनत करता रहता है, निश्चित तौर पर परिस्थितियां तो एक दिन परिवर्तित होंगी ही, और मेहनत उसकी सी भी चलती रहती है तो वो रंग ला जाते हैं, रंग हो जाती है। तो इसी के तरीके से अगर देखा जाए तो मन चंगा कटौती में गंगा। जब भी अपने सामने कोई समस्या आए, कुछ आए, तो इस वाले वाक्य को जरूर दोहरा लें, हृदय पवित्र है तो सब कुछ ठीक। यानी हमारे मन में कोई ऐसी बात है नहीं है, हृदय हमारा पवित्र है। अब हमें ना तो कहीं जाने की जरूरत है, ना ही कोई केदारनाथ जाना है, ना ही कहीं बद्रीनाथ जाना है। मन में अकेले हमें सही होना है। तो चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, जो भी हो, एक जगह खड़ा हो गया है, अपनी मेहनत कर रहा है, जब समय आएगा तो परिवर्तित हो जाएंगी। तो ये वहीं से है कि हृदय पवित्र है तो सब कुछ ठीक। मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, ये आप लोगों ने देखा होगा अक्सर, जो कि किसी चीज़ से एडिक्ट होते हैं या आसक्त होते हैं। एडिक्ट को अपन एक तरीके से आसक्त भी कहते हैं। उस दिन अपन ने आसक्त, आसक्त, असक्त,
इन तीनों का मतलब देखा था। तो ये जो आसक्त होता है, इसको अपन इससे जोड़ते हैं। आपको याद होगा, देखिए तुरंत, मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, किसी के कार्य क्षेत्र या विचार शक्ति का सीमित होना। यानी कि अपन ने देखा कि भैया मान लीजिए ये किसी में विषय आसक्त है या किसी चीज का आदी है, तो बंदा वहीं तक जाएगा, उसको और कोई मतलब ही नहीं। वो अगर बाहर भी निकलेगा तो सिर्फ उसी काम के लिए निकलेगा। मान लीजिए किसी को फिल्म देखना बहुत पसंद है, अब उसने देख लिया कि पठान लग चुकी है ना, पठान लग चुकी है, अब वो जुगाड़ में है कि कब जल्दी से ये लग जाए और कब मैं घर से निकल जाऊं और कब मैं उसको देख लूं। तो बस क्या बोल देंगे, मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, उसको इसी से मतलब हो। उसके बाद जैसे ही पठान मूवी वो देख के आएगा, घर के अंदर पैक हो जाएगा, अब वो बाहर नहीं निकलेगा, अब उसको किसी से मतलब नहीं है। अब अगली बार में फिर जैसी कोई सी मूवी लगेगी, वो फिर दौड़ेगा उसी तरफ में। तो वो क्या हो गया, मियाँ की दौड़ मस्जिद तक। इसको उनमें भी आप समझ लीजिए, जो बहुत सारे ज़्यादा पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं, उनको आप देखते हो कि दिन रात वो सिर्फ पढ़ते ही रहते हैं। तो ये जो मुहावरा है, सॉरी, ये जो लोकोक्ति है, वहाँ भी प्रयोग की जा सकती है। माफ करिएगा, बार बार मुहावरा निकल आता है, लेकिन वो लोकोक्ति की बात चल रही है। भागते भूत की लंगोटी ही सही, जाते हुए माल में से जो मिल जाए वही बहुत है। मान लीजिए आपने कोई गलत कार्य किया, गलत कार्य से मेरा मतलब है, मान लीजिए आप एक स्मगलर टाइप के हैं, यानी कि आप टैक्स नहीं देते सरकार को। क्या नहीं देते, टैक्स आप सरकार को नहीं देते। और आप इस जुगाड़ में हैं, कोई एक आप व्यापारी हैं, और आप इस जुगाड़ में हैं कि मेरा जो ट्रक है वो यहाँ से चुपचाप से निकल जाए। लेकिन गलती क्या हो गई कि पुलिस वालों ने उस ट्रक को पकड़ लिया और आपसे मांग ली रसीद कि भैया इसकी रसीद दें, क्योंकि आपके पास में रसीद वगैरह है नहीं। क्योंकि आपने वो जो माल था वो कैसे खरीदा था, वो आपने माल चुपचाप से खरीदा था और उसकी कोई रसीद वगैरह बनवाई नहीं थी। ऐसे ही माल को हम बोलते हैं दोस्तों तस्कर। ये तस्कर ही होते हैं जो सरकार को टैक्स नहीं देते। अब जब पुलिस वालों ने पकड़ लिया, तो थोड़ा सा जो माल है वो पीछे एक जीप में भी आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है, जीप में भी आ रहा है। अब जब माल इस जीप में भी आ रहा है, तो एक ट्रक तो पकड़ा गया, तो खटाक से यहाँ फोन कर दिया कि भाई ये वाला माल तो गया, लेकिन जीप वाला बच जाए। तो जीप वाले ने अपनी जो रास्ता थी वो बदल ली, वो दूसरी तरफ से निकल गया। तो यही होता है कि भागते भूत की लंगोटी ही सही, जाते हुए माल में से जो भी मिल जाए वही बहुत है। चलिए, भैंस के आगे बीन बजावे भैंस रही पगुराए, यानी मूर्ख को गुण सिखाना व्यर्थ है। यानी कि आप अगर इसको देखेंगे तो भैंस के आगे आप खड़े हो जाएं और बीन बजाएं और सोचें कि भैंस हमारी बात मानने लगे, गाना गाने लगे, दूध देने लगे, तो ये तो असंभव कार्य है। वो तो तभी दूध देगी और तभी वो करेगी जो जिस जैसी उसकी प्रक्रिया है निकालने की, समझे। तो यही है कि भैंस के आगे बीन बजाए, यानी कि यदि मूर्ख व्यक्ति है सामने, आप उसके अपने गुण बता रहे हैं या उसको बता रहे हैं कि आपको ऐसा करना है, तो वो ध्यान ही नहीं देगा, वो करेगा तो दोस्तों अपने मन की ही। इसीलिए मूर्ख को गुण सिखाना ही व्यर्थ है। आप उसके पास कुछ मत कहें, उसको उसके हाल में छोड़ दें, उसको जो दिखाएगा वो करेगा। बाकी फिर तो राम की इच्छा है ना, जो राम चाहेंगे वही होगा। चलिए, भई गति सांप छछूंदर केरी, यानी दुविधा में पड़ जाना। किसमें पड़ जाना दोस्तों, दुविधा में पड़ जाना। भई गति सांप छछूंदर केरी। अब होता क्या है, आपने देखा होगा कि मान लीजिए ये सांप है और ये है छछूंदर। अब सांप इसके पीछे है, तो ये कभी यहाँ भगेगा, कभी यहाँ भगेगा, थोड़ा हल्का सा यहाँ भगेगा, यहाँ भगेगा, अंत में सीधा सांप के मुंह में आ ही जाएगा, क्योंकि सांप शिकार कर ही लेता है। तो यह दुविधा में पड़ जाना। ऐसी स्थिति किनकी होती है दोस्तों, चोरों की। चोरों की कैसे होती है, जब उनके पीछे पुलिस पड़ जाती है तो भागते फिरते हैं, लेकिन फिर भी एक तरीके से उनकी गति कैसी हो जाती है, सांप छछूंदर जैसी। तो यही है दुविधा में पड़ जाना। बेकार से बेगार भली, यानी कि चुपचाप बैठे रहने की अपेक्षा कुछ काम करना ज्यादा अच्छा है। बेकार से बेगार भली, अब इन दोनों को समझिए, ये कहाँ से आए हैं। बेकार तो मतलब कुछ कर ही नहीं रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। बहुत अच्छे से याद हो जाएगा दोस्तों, बस ध्यान दीजिएगा, कुछ भी नहीं कर रहे हो। और बेगार से मतलब होता है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो कि जिसका आपको पूरा पैसा नहीं मिल रहा है, बस खाना वाना आपको दे दिया जाता है, यही होती है बेगारी। आपको मालूम होगा भारत सरकार ने इसको बैन करके रखा है, खास तौर पर छोटे बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, और बड़े के साथ भी। लेकिन फिर भी चोरी चुपके बहुत सारी जगह पर, ऐसे जो गांव है वहां पर ये बेगारी चलती है। बेगारी का मतलब होता है कि एक कोई गांव का सरपंच है, या सरपंच के अलावा कोई एक अच्छा दमदार व्यक्ति है, उसने अपने घर पे काम करने का ठेका दिया। अब काम करने का ठेका देने के बाद उसने बोल दिया कि हमको इतने इतने आदमी चाहिए। अब वो जो आदमी है बेचारे, वो बाहर जा नहीं सकते, वो यहीं काम करेंगे। तो अब एक दिन की उनकी अगर देखा जाए तो जो नॉर्मल पैसा है 450 500 बनता है, पर वो देता कितना है, सिर्फ 100 रुपये दिन के। और 100 रुपये देने के बाद उनसे बोलता है कि तुम एक काम करो, यहीं करो और यहीं पे अपना खाना भी खा लिया करो। दोनों टाइम का खाना दे देता है और 100 रुपये, तो यही कहलाती है बेगारी। तो चूंकि अब वो बेकार बैठे थे, तो इससे अच्छा बेगार भली। तो यहीं पर इसका मतलब निकलता है कि चुपचाप बैठे रहने की अपेक्षा कुछ काम कर लिया जाए। क्लियर।
बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, यानी भय के जगह पर कब तक रक्षा होगी, भय के जगह पर कब तक रक्षा होगी। आपने देखा होगा कि जो बकरा होता है उसका जन्म ही कटने के लिए होता है। हिंदी में उसके लिए एक शब्द भी आया हुआ है, क्या आया हुआ है? अज। अज यानी वो जन्मा नहीं है, जन्मा इसलिए नहीं है क्योंकि उसको तो मरना ही है। अज एक शब्द आता है ना, ब्रह्मा जी के लिए भी कहा जाता है, बकरे को भी कहा जाता है, वो इसीलिए कहा जाता है कि वो कटने के लिए बनाई है भाई। तो क्या बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, ऐसा अपन लोग उस समय पर कहते हैं कि जब उस समय मौका नहीं होता और सामने वाला जो व्यक्ति है या सामने वाला कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ में आपका कोई दुश्मनी है, कुछ है, तो आप सोचते हो कि एक ना एक दिन तो मौका मिलेगा ही। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, तो भय की जगह पर कब तक रक्षा होगी। ठीक। बैल का बैल गया, 9 हाथ का पगहा भी गया, ये आता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। बैल का बैल गया और 9 हाथ का पगहा भी गया, यानी बहुत बड़ा घाटा। यानी कि बैल तो चला ही गया बेचारे का, और उस बैल को पकड़ने के लिए जो रस्सी बनी थी वो भी बैल अपने साथ में लेके भाग गया, सब कुछ चला गया। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने कोई दुकान खोली, या आपके किसी रिश्तेदार ने, आपने क्यों खोली, आपके किसी रिश्तेदार ने खोली, क्योंकि सबसे खतरनाक तो रिश्तेदार ही होते हैं। दुकान खोली उन्होंने, अब होता क्या है कि दुकान में लग गया उनको घाटा। अब दुकान में घाटा तो लग ही गया, और घाटा लग रहा है और दुकान बढ़िया धीरे धीरे चल रही है। उन्होंने सोचा कि ठीक है दुकान धीरे धीरे चल रही है। अब हुआ क्या कि रात में भाई साहब चोरों ने कर ली उसमें चोरी, तो जो सामान था वो भी चला गया। तब उस जगह ये वाला मुहावरा आप लोग तुरंत बोल दें अपने रिश्तेदार को कि बैल का बैल गया और 9 हाथ का पगहा भी गया, यानी बहुत बड़ा घाटा लग गया, एक सांत्वना देने के लिए। चलिए, व्यंग्य के रूप में भी कहा जा सकता है ना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये तो आप लोगों को अच्छे से पता ही है। मूर्ख गुण की कद्र करना नहीं जानते। आप लोगों ने देखा होगा, यदि आप अपनी बात किसी के सामने कह रहे हैं और सामने वाला मूर्ख है, मूर्ख का मेरा मतलब है वो आपकी बात सुनने वाला नहीं है, तो मूर्ख जो होता है वो गुण की कद्र करना नहीं जानता। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इस पे एक कहानी है दोस्तों, आप लोगों ने बचपन में सुन रखी होगी। स्कूल में जब हम लोग थे तो उस समय ये कहानी काफी सुनाई जाती थी, तो ये मुहावरा दरअसल वहीं से निकल कर आया था। बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, यानी श्रेष्ठ वंश में बुरे का पैदा हो जाना, श्रेष्ठ वंश में बुरे का पैदा हो जाना। चलिए अब अपन देखते हैं, इसको अपन कहीं फिट करते हैं। आपने खिलजी साम्राज्य को देखा होगा। अलाउद्दीन खिलजी जो है उसमें एक महान शासक हुए जिसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और उसके बाद उनके एक पुत्र हुए जिनका नाम था मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके बारे में बदायूनी और उस समय के जितने भी लेखक वगैरह हैं उन्होंने लिखा है कि ये ऐसे शख्स थे जिनको सिर्फ डांस नाचना यही सब पसंद था। तो आप देखिए कि अलाउद्दीन खिलजी कितना महान शासक रहा, है ना। भारत के लिए बेकार रहा वो कुछ चीज़ों में, हालांकि वो अर्थव्यवस्था में इन सब चीज़ों में अच्छा रहा है। जो इतिहास के विद्यार्थी होंगे उन लोगों को अच्छे से मालूम होगा कि वो कितना बढ़िया था और उसने कितनी शानदार चीज़ें की। ये जो अकबर महान है ना, ये अकबर महान दरअसल अलाउद्दीन खिलजी और शेरशाह सूरी की वजह से बना है। अगर अकबर के पहले शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी जैसे महान व्यक्तित्व नहीं आते तो अकबर महान कभी नहीं हो पाते। याद रखिएगा, जब आप इतिहास कभी पढ़ेंगे तो समझेंगे इस चीज़ को। लेकिन उनका जो पुत्र हुआ मुबारक शाह खिलजी, जब वो गद्दी पर बैठा तो उसको चूंकि अलग चीज़ें पसंद थी, है ना, अय्याशी वगैरह करता रहता था वो। इस चक्कर में फिर जो खिलजी साम्राज्य है उसका पतन हो गया। मात्र 30 वर्षों में खिलजी साम्राज्य सबसे ऊपर भी उठा और सबसे नीचे उसका पतन हो गया। इस 30 साल में आप लोगों ने देखा होगा खिलजी जो साम्राज्य है उसको खिलजी क्रांति के भी नाम से जाना जाता है। क्रांति का जो दोस्तों मतलब होता है ना, वो होता है एक तीव्र परिवर्तन। यानी एक तीव्र परिवर्तन हम सल्तनत काल में उस समय पर देखने को पाते हैं जो हुआ था। तो ये वहां से आप लोग इसको कनेक्ट करिएगा कि बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, श्रेष्ठ वंश था उनका पर बुरे का पैदा हो जाना। अंत में आप लोग देखते हैं कि जो मलिक काफूर है, मलिक काफूर के द्वारा इनकी हत्या करवा दी जाती है, फिर अंत में मलिक काफूर की भी हत्या हो जाती है। इस तरीके से खिलजी साम्राज्य का अंत होता है। और खिलजी साम्राज्य के बाद हम देखते हैं कि कौन सा साम्राज्य आ जाता है दोस्तों, तो तुगलक साम्राज्य आ जाता है ना। चलिए, नाचे कूदे तोड़े तान ताको दुनिया रखे मान, यानी आडंबर दिखाने वाला मान पाता है। दोस्तों कलयुग की ये विशेषता है कि जो भी आडंबर दिखाएंगे, चूंकि वो स्वयं भी व्यक्ति आडंबर वाला है और सामने वाला भी आडंबर वाला है, तो उस पर इंसान तुरंत ही आकर्षित हो जाता है। यानी आडंबर दिखाने वाला मान पाता है। आडंबर का मतलब आप जानते हैं, आडंबर का मतलब होता है, इसको आप लोगों ने इतिहास में काफी सुन रखा होगा कि जो पुराने पुराने व्यक्ति थे, जैसे कि हम बात करें
तो मदन मोहन मालवीय का नाम आता है, विवेकानंद जी का नाम आता है ना। और भी देखें तो स्वामी दयानंद सरस्वती का, इन्होंने मूर्ति पूजा हुआ, आडंबर हुआ, इन सब का काफी विरोध किया। आडंबर का मतलब होता है, एक तो होता है नॉर्मल, जैसे कि ऋग्वैदिक काल में हम देखें तो जो यज्ञ वगैरह होते थे ना दोस्तों, तो वो इतने छोटे होते थे कि घर में ही स्तुतियां हो जाती थी। घर में बैठे 2-3 लोग बढ़िया यज्ञ कर लिए, सब कुछ हो गया। फिर जब उत्तर वैदिक काल में आए तो इन्हीं यज्ञों में आदमियों की बलि दी जाने लगी, गायें कटने लगी, जानवरों की बलि दी जाने लगी। तो वो क्या हो गया, आडंबर। अब वो दिखाने वाली चीजें हो गई, इतना ज्यादा सोना चढ़ रहा है भगवान जी को इसकी क्या आवश्यकता है। तो यही आडंबर है एक तरीके से। इस आडंबर को जब आप यहाँ पर जोड़ेंगे तो आपको समझ में आएगी, आडंबर दिखाने वाला मान पाता, यानी कि आपके पास भले कुछ नहीं हो, उसके बाद भी आप बढ़िया गाड़ी वाड़ी से उतर रहे हैं, चेन वेन लगी हुई है आपके लिए, तो आपने आडंबर दिखाया कि सामने वाले के सामने एकदम सब कुछ हो गया, अरे वाह यार भाई इसके पास तो सब कुछ है यार, है ना। तो यही है, आडंबर दिखाने वाला मान पाता है। तो इसका अर्थ जो है, नाचे कूदे तोड़े तान, ताको दुनिया रखे मान, तो ये इंपॉर्टेंट है, आता है दोस्तों। ठीक, आगे चलते हैं। पानी पीकर जात पूछना, कोई काम कर चुकने के बाद उसके औचित्य पर विचार करना। यानी कि पानी पूछ लिया, अब पूछ रहे हो कि भैया क्या जात है आपकी। पहले ये सब चलता था, आप लोगों ने देखा होगा कि भैया जो श्रेष्ठ होते थे और जो अपने आप को निम्न मानते थे, हालांकि मैं इनसे दूर रहता हूँ, अपना इनसे कोई लेना देना नहीं होता, तो ये जो चर्चा चलती थी कि भैया पानी हम नहीं पिएंगे, आप नीच जात के हो, आप ऐसा हो, जे हो, जो कि हमारी पुरानी व्यवस्थाएं थी, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वहीं से ये निकल कर आया है कि पानी पीकर जात पूछना, यानी पहले काम कर लिया, कोई काम हो गया, अब उसके बाद पूछ रहे हैं औचित्य पर, उस पर अब विचार कर रहे हैं, अरे यार गलती हो गई। तो ये वहां पर होता है ना। मान लीजिए आपने पटवारी का पेपर दे दिया, अब पटवारी का पेपर दे देने के बाद आप मन में बात सोच रहे हैं, अरे यार मैं तो अच्छे से करी ही नहीं और आता हुआ गलत कराए, तो भी ये यहाँ पर फिट हो जाएगा, पानी पीकर जात पूछना। लेकिन ये आया कहाँ से है, जैसा मैंने आपको बता दिया, पराये धन पर लक्ष्मी नारायण, इस पे भी थोड़ा बात कर ली जाए। दूसरों का धन पाकर अधिकार जमाना, दूसरों का धन पाकर अधिकार जमाना। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी ऐसी जगह होती है कि भैया कहीं कहीं ऐसी शादियां हो जाती हैं व्यक्तियों की, कि भाई अब वो अकेली लड़की थी, अब अकेली लड़की तो थी ही, उसका कोई था नहीं, उसके मम्मी पापा भी समाप्त हो गए, अब कौन बचा, तो वो जो पूरी संपत्ति थी वो किसके नाम हो गई, इसी आदमी के। अब आदमी के नाम पे हो गई, तो बस वही पराये धन पर लक्ष्मी नारायण, दूसरे का धन पाकर अब अधिकार जमा रहे हैं, तो ये वहां फिट कर लीजिए, याद हो जाएगा। पूछी ना आछी में दुल्हन की चाची, पूछी ना आछी में दुल्हन की चाची, यानी जबरदस्ती किसी के सर चढ़ना, जबरदस्ती किसी के सर चढ़ना, पूछी ना आछी में दुल्हन की चाची, ये भी इंपॉर्टेंट है, आता है दोस्तों। ठीक, चलिए। पहले भीतर तब देवता पितर, पहले भीतर तब देवता पितर, यानी पेट पूजा सबसे प्रधान। इससे एक और निकल के आता है कि भूखे पेट भजन ना हुए, इसको भी आप लोग लिख लेंगे, है ना। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ, भूखे पेट भजन ना हुए, पेट भजन ना हुए, भजन ना हुए, क्योंकि पेट पूजा भैया सबसे प्रधान है। यदि पेट ही खाली होगा तो उसके बाद आप कौन सा कार्य कर लेंगे, कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। देखा होगा द्वितीय विश्व युद्ध में, पहले विश्व युद्ध में, या फिर जब सिकंदर की सेनाएं भारत में आई थी, जब उनके पास में सही खाने की चीजें नहीं थी तो अपने आप सैनिक पीछे हट जाते थे, जब कुछ मिल ही नहीं रहा है तो कैसे करेंगे। पड़े फारसी बेचे तेल, यह देखो किस्मत का खेल, यानी भाग्यहीन होना। इसका मतलब ये होता है कि दोस्तों बहुत सारे लोग जो वीडियो देख रहे होंगे, ये उनके ऊपर है बिल्कुल, ये वाला जो है, पड़े फारसी बेचे तेल, यह देखो किस्मत का खेल। बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको अच्छा सब कुछ आता है, जिन्होंने अच्छी मेहनत भी कर रखी है, पर किसी कारण से उनके सिलेक्शन नहीं हो पाए हैं, तो बेचारे बेरोजगार घूम रहे हैं, है ना। तो उसको अपन देख के क्या कहेंगे कि भाग्यहीन होना, कि भाई सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो। कुछ ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं आता, तो बढ़िया उनको सरकारी जॉब मिल चुकी है, अब बैठे हैं बढ़िया आराम से। ठीक, चलिए। नाम बड़े पर दर्शन थोड़े, गुण से अधिक बड़ाई, गुण से अधिक बड़ाई, नाम बड़े पर दर्शन थोड़े, तो इसके लिए क्या होता है, गुण से अधिक बड़ाई। नीम हकीम खतरे जान, यानी अयोग्य से हानि, नीम हकीम खतरे जान, यानी कि नीम हकीम खतरे जान, ये जो हकीम वगैरह होते हैं, इनके खतरे को आप समझिए। ये तो है पूरा वाक्य एक तरीके से, इसका अर्थ क्या है, अयोग्य से हानि, यानी कि आप किसी के यहाँ गए, मान लीजिए चलिए हकीम ही के पास गए, अब आपने सोचा कि यार ये कम पैसों में इलाज कर देता है, क्यों ना यार इससे किडनी का इलाज करवा लिया जाए। अब उसने किडनी तो और नहीं निकाली, आपके लिए ऐसी दवाइयाँ दे दी जिससे आप हार्निया के और शिकार हो गए, तो किडनी तो गई गई आपकी, ऊपर से आप हार्निया के और शिकार हो गए, तो दोनों ही चीज़ें आ गई, है ना। ऊपर से अगर देखा जाए तो आपका सिर दर्द लग रहने लगा। तो इसलिए नीम हकीम खतरे जान, जो अयोग्य हो उससे हानि होती है, इसलिए उससे हमेशा दूर रहें।
नौ नगद ना तेरा उधार, अधिक उधार की अपेक्षा थोड़ा लाभ अच्छा। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका मतलब समझिए। इसका मतलब आदमी नॉर्मल क्या निकाल लेता है, नौ नगद ना तेरा उधार, मतलब किसी से कोई मतलब ना होना, ऐसा नहीं है। अधिक उधार की अपेक्षा थोड़ा लाभ ज्यादा अच्छा है। यानी कि आप ज्यादा किसी से उधार ना लें। उधारी एक तरीके से बहुत बेकार चीज होती है, अगर आपने ले ली तो हमेशा परेशान होंगे, और ज्यादा ले लिया तो जीवन भर परेशान होंगे। तो उसकी अपेक्षा अगर थोड़ा कहीं से लाभ मिल रहा है तो आप उसको ले लें, पर उधार की तरफ ध्यान ना दें। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये नाच है दोस्तों, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका तो मतलब आप जानते हैं, खुद तो ज्ञान नहीं रखना और सामग्री या दूसरों को दोष देना। आजकल बच्चे ऐसा करने लगे हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि बेटा होमवर्क आपने कर लिया, तो वो क्या बोलते हैं, अरे यार मैडम ने तो दिया ही नहीं। अब अपन ने जब उनकी कॉपी देखी तो वास्तव में मैडम ने नहीं दिया। अब मैडम ने क्यों नहीं दिया, तो शायद मैडम भूल गई होंगी। तो ये वहीं पे है कि भैया नाच न जाने आंगन टेढ़ा, खुद तो ज्ञान नहीं रखना है, ऊपर से सामग्री या दूसरों को दोष दे रहे हैं। अब इसको एक ऐसे और समझिए, मान लीजिए आपके घर में कोई एक विशेषज्ञ व्यक्ति है जो अपने आप को विशेषज्ञ समझते हैं पर कर कुछ नहीं पाते हैं। उनसे आपने बोला कि जाइए भैया ऑटो को ले आइए। अब गए हैं ऑटो को देखने के लिए, तो ऑटो तो उनको मिली नहीं, और वहां से आ भी गए और कह रहे हैं कि यार भाई वहां तो ऑटो थी ही नहीं, या ऑटो वाला आया ही नहीं। तो यही है वो, ठीक। नदी में रहकर मगर से बैर, ये आपने दबंग मूवी देखी होगी, तो वो बोलते हैं, है ना, उससे बोलता है ना वो दूसरा वाला जो विलन होता है, सोनू सूद, वो बोलता है भैया नदी में रहकर मगर से बैर ना करें। तो जिसके अधिकार में रहना हो उसी से बैर ना करें, ठीक है। चलिए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, यानी झगड़े के कारण को ही नष्ट कर देना, इसका मतलब ये होता है। इनके मतलबों को अच्छे से समझना दोस्तों, मैं कहानी इसलिए सुनाता जा रहा हूं ताकि आप इनके मतलब को याद रखें। मतलब थोड़ा यहाँ वहां गया कि गलत हो जाएगा, वो होता भी है गलत, याद रखिए। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, वो इसमें ऐसा भी मतलब साथ में देते हैं कि जो इसके बहुत करीब होता है, पर इसका जो असली मतलब है वो यही है कि झगड़े के कारण को ही नष्ट कर देना, ठीक है। रोजा बख्शने गए, यानी कि ना रहेगा बांस, मान लीजिए कोई आपके पड़ोसी हैं, अब उनसे आपका कुछ ना कुछ विवाद चलता ही रहता है। आपने सोचा एक काम करो, उस पड़ोसी को ही निपटा दिया जाए। तो पड़ोसी का आपने ट्रांसफर करवा दिया ऊपर से जैक वैक लगा के कहीं से, तो बस अब जब पड़ोसी नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, झगड़े का कारण ही नष्ट हो गया। और कुछ नहीं कर देना है, समझे, सिर्फ ट्रांसफर तक ही रहना है। रोजा बख्शाने गए और नमाज गले पड़ी, लाभ के बदले हानि, यानी कि आप गए तो थे अपना लाभ कमाने की, यार कुछ हो जाएगा, वो तो हुआ नहीं, ऊपर से हानि और मिल जाए। तो इसका ये मतलब होता है, आता है ये, याद रखिएगा। ना नौ मन तेल होगा और ना राधा जी नाचेंगी, यानी ना बड़ा प्रबंध होगा ना काम होगा। ऐसा होता है कैसे, एक तरीके से देखा जाए तो आपके घर में मान लीजिए शादी वगैरह हो रही है। अब आपके पिताजी चाहते हैं कि ज़्यादा बड़ा प्रबंध वगैरह ना किया जाए, नॉर्मल शादी हो जाए, पर आप बोल रहे हैं कि नहीं भैया पूरे भौकाल के साथ शादी होना चाहिए। तब उस समय पिताजी के लिए कौन सी बात सही होगी कि ना नौ मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी, यानी कि हमें नहीं करना कोई बड़ा बड़ा प्रबंध, ना ज़्यादा प्रबंध करेंगे, ना ज़्यादा हाय हू होगा, ना हल्ला होगा, ना डांस होगा, ना कोई लड़ाइयाँ होंगी, नॉर्मल हो जाएगा काम, ठीक। नक्कार खाने में तूती की आवाज, यानी सुनवाई का ना होना। अक्सर आपने देखा होगा भारत की जो न्याय व्यवस्था है खास तौर पर, वो बहुत लेट लटीफ हो जाती है, तारीख पे तारीख मिलती जाती हैं। तो ये वहीं से है कि नक्कार खाने में तूती की आवाज़, यानी कि ऐसी जगह पे हैं कि जहाँ पर सुनवाई ही नहीं हो रही है। या सरकारी ऑफिसों में देख लो, ये बिल्कुल एकदम फिट बैठता है, ये वाला जो लोकोक्ति है ये वाली बिल्कुल फिट बैठती है। देसी मुर्गी बिलायती बोल, यानी बेमेल काम करना, देसी मुर्गी है और बिलायती बोल, यानी देसी आदमी है ऊपर से बिलायती बोल यानी इंग्लिश बोले जा रहा है, तो वो बेमेल हो गया, यानी ना तो वो देसी ही ढंग से रहा और ना ही वो एक तरीके से बोल रहा। ऐसे में आप लोग देखिएगा इंग्लिश के छात्रों को, सभी के लिए नहीं है, कुछ कुछ के साथ में ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि सर हमको हिंदी समझ में नहीं आती। तो भाई अगर असली में देखा जाए तो आपको इंग्लिश भी समझ में नहीं आती, तो आप हिंदी, भारत में रह के हिंदी को तो आप समझ नहीं सकते क्योंकि आपने शुरुआत से ध्यान नहीं दिया, और इंग्लिश को जबरदस्ती आपने समझने का प्रयास किया जो आप समझ नहीं पाए, तो वो कैसे हो गए, बेमेल हो गए एक तरीके से। कुछ कुछ ऐसे हो जाते हैं जहाँ पर पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती है या किसी प्रेशर की वजह से, तो वो फिर जब ना इंग्लिश ही समझ पा रहे ना हिंदी, तो उनको फिर भविष्य में बड़ी समस्याएं होती हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। उनके लिए क्या है, देसी मुर्गी बिलायत बोल, यानी बेमेल काम हो गया। दूर का ढोल सुहावना, यानी दूर से कोई चीज अच्छी लगती है, ये तो आप लोगों ने सुनी रखा होगा, इसको तो आप कोई दिक्कत नहीं कर ही देंगे, है ना, इस पर कहानी आप अपने मन से बना लीजिएगा। दूध का जला मठा भी फूक फूक कर पीता है, ये एक श्लोक आप लोगों ने बचपन में सुना होगा, संस्कृत का ये श्लोक था। हमारे जो आचार्य जी थे, मैं शिशु मंदिर से हूँ तो आचार्य जी ही बोलता हूँ, या जो सर थे, मार मार के ये वाला श्लोक सुन उन्होंने सिखाया था, और फिर सीख भी गए थे, आज भी वो अच्छे से याद है। तो ये क्या है, एक बार धोखा खा जाने पर सावधान हो जाना। अगर आप बच्चे को भी देखेंगे तो बच्चा यदि एक बार दूध गर्म पी ले, तो वो फिर उसको हमेशा सोचता है कि भाई ये गर्म तो नहीं है, पूछता जाएगा या फिर दूर रहेगा, पहले देखेगा यार गर्म तो नहीं है।
तो ये वही है कि एक बार धोखा खा जाने के बाद सावधान हो जाना। दुधारू गाय की दो लात भी भली, जिससे लाभ होता हो उसकी बातें भी सहन कर लेनी चाहिए। ठीक है, दुधारू गाय की दो लात भी भली, ये भी इंपॉर्टेंट है। दाल भात में मूसल चंद, यानी बेकार दखल देना। दाल भात में मूसल चंद, इसका मतलब होता है कि दाल भात, मान लीजिए दाल भात रखी हुई है, अब इसमें मूसल चंद आ गए, तो मूसल का क्या काम है? मूसल का मतलब वो जो जिसको कूट देता है, भैया दाल भात में ये बीच में कैसे आ गए? इसी को बोलते हैं बेकार में दखल देना। बेकार में दखल देना, तो इसका मतलब होता है दाल भात में मूसल चंद। दमड़ी की हांडी गई, कुत्ते की जात पहचानी गई, यानी मामूली वस्तु में दूसरे की पहचान। दमड़ी की हांडी गई और कुत्ते की जात पहचानी गई, मामूली वस्तु में दूसरे की पहचान, ये होता है। ठीक है। एक मिनट दोस्तों। चलिए दोस्तों, थूक कर चाटना ठीक नहीं, यानी दे कर लेना ठीक नहीं, वचन भंग करना अनुचित होता है। जब भी आप किसी को वचन दे दें दोस्तों, तो ये मेरी तरफ से भी एक व्यक्तिगत सलाह ले लें कि उसको किसी भी कंडीशन में एट एनी कॉस्ट उसको पूरा करें। इससे आपका विश्वास सामने वाले पर हमेशा बना रहता है, आपको भी कभी आवश्यकता होगी तो वो भी आपके साथ ऐसा करेगा। लेकिन यदि आपने अपनी जबान दे दी और आप उससे मुखर गए, तो फिर उसके बाद में वो कभी आप पर विश्वास नहीं करेगा। तो ये एक क्वालिटी होनी चाहिए आदमी के अंदर, और ऐसी क्वालिटी वाले इंसानों को हमेशा ऊपर रखा जाता है। ठीक है। तीन लोक में मथुरा न्यारी, यानी निराला ढंग। तीन लोक में मथुरा न्यारी, यानी तीन लोक से भी ऊपर उन्होंने मथुरा को रख दिया। निराला ढंग, व्यक्ति ही अलग है, जब आप उससे मिलेंगे तो कभी किसी बात करेगा, कभी कैसी बात करेगा। कभी वो अगर देखा जाए तो वो कहेगा कि यार मुझे पायलट बनना है, तो फिर वो कभी बोल देगा कि भैया आप कलेक्टर की तैयारी कर रहे हैं। तो ये सब निराला ढंग है, एक तरीके से एक अपने उद्देश्य पर, लक्ष्य पर या अपनी बात पर नहीं रहना, यही है निराला ढंग। तीन कन्नौजिया 13 चूल्हा, यानी जितने आदमी उतने विचार। तीन कन्नौजिया हो गए और 13 चूल्हा हो गए, तो इसका क्या मतलब होता है? जितने आदमी उतने विचार। जब भी अपन ऐसे वाले माहौल में कभी बैठते होंगे जहाँ पर बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, पंचायत वगैरह लगती है, मैंने तो काफ़ी पंचायतें देखी हैं दोस्तों, पंचायतों में आपने देखा होगा सबके अपने अपने विचार होते हैं, तब उस जगह पर ये मुहावरा, सॉरी लोकोक्ति उपयोग कर सकते हैं। तीन कन्नौजिया 13 चूल्हा। ताड़ से गिरा तो खजूर पर अटका, एक खतरे में से निकल कर दूसरे खतरे में पड़ना, ये होता है ताड़ से गिरा तो खजूर पर अटका। यानी ताड़ का भी पेड़ होता है, जब वहां से गिरा तो फिर खजूर के पेड़ पर अटक गया, दोनों पेड़ बगल बगल में लगे हुए थे। इसका मतलब है कि इंसान जब एक मुसीबत में है, अब एक मुसीबत में तो था ही, जैसे कि मान लीजिए अगर देखा जाए कि लास्ट में व्यक्ति की जो पेमेंट है वो खत्म हो चुकी है, अब पेमेंट खत्म हो जाने के बाद उसको एक खतरा तो आ ही गया। अब इसके बाद में उसको पास में कर्जा वाले और आगे कि भैया आपने मोबाइल की किस्तें नहीं दी अभी तक, तो वो ये कि एक खतरे में से निकला और दूसरा खतरा में पड़ गया। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, यानी महाकंजूस व्यक्ति। मालगुड़ी देश आपने देखा होगा, उसमें इस तरीके का व्यक्ति था। मालगुड़ी देश एक नाटक आता था, वो महाकंजूस व्यक्ति था, तो वहां से याद रखिएगा कि चमड़ी तो जाए पर दमड़ी ना जाए। दमड़ी का मतलब होता है दाम, और चमड़ी का मतलब होता है चमड़ी, यानी अपनी खाल उतार दी उनने, फिर भी आप पैसे देने को तैयार नहीं है, महाकंजूस व्यक्ति हैं। चूहे घर में दंड पेलते हैं, यानी कि अभाव ही अभाव, यानी किसी घर में आप देखेंगे या किसी के जीवन में भी देखेंगे तो बहुत सारे लोग आपको आसपास ऐसे निराश दिख जाएंगे कि उनके अंदर अभाव ही अभाव है, कोई जीवन में लक्ष्य नहीं बचा, उदासीन हो चुके हैं। किसी के भी बारे में बात करो तो हमेशा नकारात्मक बात करते हैं। तो उनके लिए सबसे बेस्ट यही है कि चूहे घर में दंड पेलते हैं, अभाव ही अभाव। चलिए दोस्तों, जो आज की अपनी क्लास है वो यहाँ समाप्त होती है। क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ, यदि आपको ये सब चीज़ें या जितनी भी अपनी लोकोक्तियाँ थी याद हो गई हों या याद आप कर लेंगे तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। इससे क्या है ना दोस्तों, एक मोटिवेशन मिलता है हमारे लिए कि हाँ अपन और भी आगे बढ़ाएं। और हाँ, यदि कहीं आपको ऐसा लगा हो कि ये जो अभी लोकोक्तियाँ हैं ये कम हैं और भी ये आपको चाहिए हो, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसकी दूसरी क्लास भी बना दूंगा। लेकिन अब जो अपनी क्लास होगी वो होगी मुहावरों पर। फिर से बोलता हूँ आपको, टेलीग्राम से जुड़ना दोस्तों ना भूलें, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली